हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी परिवार भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम बिहार का महा मैराथन के अंतर्गत बिहार का एक संक्षिप्त अवलोकन करेंगे और पूरा 2 घंटे की वीडियो के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि यह मैराथन 2 घंटे की वीडियो में कंप्लीट हो। इसका 2 या तो मैक्सिमम 3 मैराथन आएगा और यह मैराथन आप विशेष रूप से पढ़ लीजिए। आपको बिहार से संबंधित इससे बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आज हम देखते हैं देखिए बिहार एक विहंगावलोकन। अब इसका हम विहंगावलोकन करेंगे, ठीक है। देखिए सामान्य परिचय। नाम क्या है राज्य का? बिहार नाम है। इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, या इसे हम क्या कहते हैं? बिहार दिवस भी कहते हैं। 22 मार्च को हम बिहार दिवस कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसकी राजधानी क्या है? पटना है। इस उच्च न्यायालय जो है, बिहार का जो उच्च न्यायालय है, जो पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1 दिसंबर 1913 को। 1 दिसंबर 1913 को। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 3 मार्च 1916 को। तो आप इसमें याद रखिएगा कि पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी और इसका उद्घाटन किया गया था 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से क्रम में, जनसंख्या की दृष्टि से क्रम में 2011 की जो जनगणना हुई है, उसके अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से क्रम में यह तीसरा राज्य है। कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्रम कौन सा है? काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। लोग 12वां कहते हैं, कभी कभी लोग कंफ्यूज होकर 13वां राज्य कहते हैं। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन से क्रम में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए राज्यों के क्रम में देखा जाए तो 12वें स्थान पे है बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के क्रम में देखा जाए, दोनों को लेकर देखा जाए तो यह 13वें स्थान पे है, ठीक है। वैसे ही कौन से स्थान पे है? 12वें स्थान पे है राज्यों में, और वैसे 13वें स्थान पे है। आगे देखते हैं। देखिए जलवायु यहाँ की कैसी है, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी है? देखिए लिखा है सामान्य वर्ष में 1205 मिलीमीटर, मतलब कि 1205 के औसतन वर्ष में वर्षा मानी जाती है। कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। और इसकी औसत वर्षा लगभग मानी जाती है, कितना होती है? 52.5 दिन प्रति वर्ष। मतलब माना जाता है प्रति वर्ष जो इसकी औसत वर्षा होती है 52.5 दिन, मतलब लगभग 2 महीने के अंतराल के अंतर्गत यहाँ पे वर्षा होती है। मतलब कह सकते हैं साल भर में 2 महीना वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। यह सर्वाधिक वर्षा होने वाला शहर कौन सा है? किशनगंज है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है। और न्यूनतम वर्षा होने वाला जगह कौन सा है? देखिए न्यूनतम वर्षा होने वाला अरवल है, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें एक पॉइंट लिखा है, सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला शहर कौन सा है? सुपौल है। कौन है? सुपौल है, ठीक है, औसत आर्द्रता वाला। चलिए आगे देखिए इसे कुछ क्षेत्रीय, देखिए भौगोलिक परिदृश्य देख लीजिए। इसका अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। इसका जो भौगोलिक विस्तार है, इसमें ये उत्तरी अक्षांश जो है, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश में क्या है? 25 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। मतलब कि बिहार राज्य जो है इस क्षेत्र में है, ठीक है, इस क्षेत्र में है। और उसके बाद इसकी देशांतरी विस्तार क्या है? देखिए देशांतर विस्तार क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। कहाँ पे है ये? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर मतलब यह पूरब है, पूर्वी देशांतर है, यह पश्चिमी देशांतर है, और यह उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है।
ठीक है, चलिए देखिए, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है, देख लीजिए, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम ये जानेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में ये कितना इसका क्षेत्रफल है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। मतलब बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 345 किलोमीटर। कितना, 345 किलोमीटर में जो बिहार क्षेत्र है उसका उत्तर से दक्षिण, ठीक है, इधर उत्तर हो जाएगा और इधर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वो लंबाई है 345, ठीक है, 345, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा चौड़ाई, देखिए पूरब से पश्चिम की इसकी जो चौड़ाई है 483 किलोमीटर, मतलब चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, बिहार की चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि शहरी क्षेत्रफल, इसका जो शहरी क्षेत्रफल का जो विस्तार है वो कितना है, 1095 वर्ग किलोमीटर, 1095 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये जो भी आंकड़े आपको हम बता रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार है और उसी के अनुसार पे आपके प्रश्न भी बनेंगे, ठीक है। चलिए ग्रामीण क्षेत्रफल देखिए, ग्रामीण क्षेत्रफल दोस्तों 52,257.51 वर्ग किलोमीटर है। मतलब 52,257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ग्रामीण लोग बसे हुए हैं, ठीक है। अब शहरी लोग 1095.49 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसे हुए हैं। उसके बाद देखिए भारत में कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, मतलब इसका पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, पूरे भारत का क्षेत्रफल का ये 2.86% है। कितना है, 2.86% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे थोड़ा सा, देखिए अब देखिए यहाँ पे समुद्री तल से ऊंचाई। अब आपसे पूछे बिहार की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, 173 फीट। कितनी है, 173 फीट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राजकीय प्रतीक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कहीं एक प्रश्न, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी टीचर का तब भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं 69वीं तब भी पूछने की ये संभावना है। राजकीय वृक्ष क्या है, बिहार की राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। क्या है, पीपल। देखिए इतना सुंदर सा पीपल बना हुआ है। उसके बाद राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है, जो गेंदा का फूल होता है देखिए वो है। उसके बाद राजकीय पशु जो है बैल है। राजकीय पशु कौन है, बैल है, ठीक है। 2013 से पूर्व रिच था, ठीक है, क्या था, रिच, लेकिन अब वर्तमान में हम बैल कहते हैं। वहाँ का राजकीय पशु है, कहाँ का, बिहार का, ठीक है। चलिए आगे देखें। राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। इससे पहले ये नीलकंठ था, लेकिन हम नीलकंठ को अब याद नहीं रखेंगे क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे क्या है, गौरैया है। क्या है, गौरैया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अब राजकीय भाषा यहाँ क्या है, हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। आप ध्यान रखिएगा, पहली राजकीय भाषा हिंदी, दूसरी उर्दू है, ठीक है। उसके बाद राजकीय मछली कौन सी है, मांगूर। राजकीय मछली कौन सी है, मांगूर है। और राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, ठीक है ना, ये बोधि वृक्ष है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या स्थितियां बिहार की हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए कुल जनसंख्या यहाँ की क्या है, 10,40,99,452। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, ठीक है। देश की पूरी जनसंख्या का ये 8.6% है। और देखिए अनुसूचित जाति जो हैं वो कितने हैं यहाँ पे, वो हैं 1,65,67,325, ठीक है। इसको अगर प्रतिशतता में देखा जाए 15.9% हैं। कितने, 15.9% हैं। और जनसंख्या घनत्व तो यहाँ का कितनी है, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत, सर्कुलर 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग निवास करते हैं, 1106 लोग। कितने लोग, 1106 लोग, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, 61.80। साक्षरता कितनी है, 61.80।
60, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा 61.80%। अब पुरुष की उसमें साक्षरता कितनी है? 71.2, ठीक है। अब महिला की 51.5, ठीक है। चलिए 10 की वृद्धि दर यहाँ पे कितनी, बहुत अच्छी 10 की वृद्धि दर है 25.42%। 10 की वृद्धि दर आपसे कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो बिहार की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.42%। देखिए ये जो जनसंख्या है 2021 जनगणना जो हुई है उससे संबंधित जरूर आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। तो इसमें विशेष ध्यान रखिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो कितनी है? 1 करोड़, ठीक है। देखिए 13,36,573, करोड़ में नहीं है, 13,36,573, मतलब 1.3% जनसंख्या किसकी है? यह है अनुसूचित जनजाति की। लिंगानुपात यहाँ का कैसा है? यहाँ का लिंगानुपात 918 है। मतलब बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या 918 है। और उसमें देखेंगे आप शिशु लिंगानुपात 935 है। मतलब शिशु लिंगानुपात ज़्यादा है अन्य लिंगानुपात के अपेक्षा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 26 हैं। आज के समय में ज़्यादा होंगे, लेकिन वर्तमान में हमें 2011 की जनगणना के हिसाब से ही आंसर देना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 2011 की जनगणना के आधार पे ही पूछेगा प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है 1 लाख से तो हो गया 26, उसके बाद हमने जन्म दर, देखिए 30.9 प्रति हजार। जन्म दर कितनी है? 30.9 प्रति हजार। 1000 पे कितने हैं? 30 लोगों की लगभग पैदावार होती है, ठीक है। मृत्यु दर कितनी है? 7.9 प्रति हजार, मतलब लगभग मान के चलिए 8 लोगों की प्रति हजार, मतलब 1000 पे 8 लोगों की मृत्यु दर है। मातृत्व मृत्यु दर, अगर मातृत्व मृत्यु दर का मतलब समझ रहे हैं प्रति 1 लाख जीवित पुरुष पर, शिशु पर, मतलब जैसे 331। मातृत्व मृत्यु दर मतलब कि जब माता बच्चे को पैदा करती है उस समय की जो मृत्यु होती है उसके अनुसार 1 लाख जीवित शिशुओं पर 331 माताओं का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या मतलब बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? वह है पटना की है। किस जिले की है? पटना की है, ठीक है। और देखिए न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? शेखपुरा। आप याद रखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा की और सर्वाधिक जनसंख्या पटना की है। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया, सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया कितना है? 30.4%। और न्यूनतम अनुसूचित जाति किसका? किशनगंज 6.7%। देखिए आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, जनसंख्या घनत्व 1880, 1000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 1880 लोग निवास करते हैं, रहते हैं, तो इसलिए शिवहर में, ठीक है, शिवहर में। चलिए और वैसे अभी आपको बताया बिहार में 1106 है जनसंख्या घनत्व। तो चलिए आगे देखिए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर की है 488 है। कितनी है? 488 है, कैमूर की है, इसे याद रखिएगा। आगे सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता कहाँ है? रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में है, ठीक है। और न्यूनतम पुरुषों की साक्षरता कहाँ है? पूर्णिया में है। सबसे कम पुरुष साक्षर कहाँ पे है बिहार में? पूर्णिया में है। और सबसे अधिक साक्षर बिहार में कहाँ है? रोहतास में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी कहाँ है? रोहतास में है। आप ये दोनों को याद रखिएगा, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता और सबसे अधिक महिला साक्षरता रोहतास में है, ठीक है। और उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में। कहाँ पे? सहरसा, देख लीजिए एक बार। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? सहरसा में है, ठीक है, याद रखिएगा सहरसा जिला, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ पे हुई है? मधेपुरा। कहाँ हुई है? मधेपुरा। वहाँ के लोगों की जनसंख्या में 31.12% की वृद्धि हुई है इस जिले में। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर गोपालगंज है, यहाँ पे 19.02% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ की है? गोपालगंज की है। अब यहाँ पे ये समझिए, सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पे कितने पे? 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 1001
1021, महिलाओं की संख्या 1021 है। तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है बिहार में? यह है मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर जिले में। मुंगेर जिले में 1000 पुरुषों की अपेक्षा 876 महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक नगरीकरण देखिए, सर्वाधिक नगरीकरण पटना। कहाँ पे? पटना 43.1%। न्यूनतम नगरीकरण यह है समस्तीपुर। न्यूनतम नगरीकरण कहाँ है? समस्तीपुर 3.46%, ठीक है, 3.46%। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा 6.35%। अगला है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है? शिवहर में है, न्यूनतम है। और सबसे अधिकतम पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ 0.05% है जनजातियों की संख्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुल जिले कितने हैं बिहार में? ये देखिए प्रशासनिक परिदृश्य हम देख रहे हैं, बिहार की प्रशासनिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत कुल जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 38 है, ठीक है। याद रखिएगा 38 है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है? यह है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण और पटना। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या की दृष्टि से पटना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है सबसे छोटा जिला, ठीक है, शिवहर। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है। आप याद रखिएगा शिवहर। और शेखपुरा जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है, मतलब जनसंख्या सबसे कम शेखपुरा में है, ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला शिवहर। शिवहर एक छोटा क्षेत्र का जिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमंडल, देखिए बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वो कितनी है? 9 है, ठीक है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। जिसमें आप हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं और आपकी जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए पटना, मगध, सारण्य, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। ये जितने हमने 9 की गिनती की है, इन 9 आपकी जुबान पे होने चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है अनुमंडल कितने हैं? 101। याद रखिएगा। सामुदायिक विकास खंड 534, राजस्व गांव 45,103 है, ठीक है। पुलिस जिले 44, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे बस सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये प्रमंडल है, ठीक है। प्रमंडल याद रखिएगा, और जो ऊपर के हमने बताया वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए हाँ देखिए, अब हमें ये जानना है कि बिहार के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से राज्य और देश लगे हुए हैं, जिसके अंतर्गत बिहार के कौन कौन से जिले उनसे लगे हैं। तो देखिए उत्तर में नेपाल देश लगा हुआ है। बिहार से एक ऐसा देश है जो लगा हुआ है, वह है नेपाल। और राज्य कितने हैं? 3 राज्य हैं। देखिए पूर्व में कौन सा राज्य लगा है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण में कौन लगा है? झारखंड। और उत्तर में कौन लगा है? सॉरी, पश्चिम में कौन लगा है? लगा है उत्तर प्रदेश। पूर्व में पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखिए नेपाल में कौन कौन से, नेपाल से कौन कौन से जिले बिहार के लगे हुए हैं? पहला देखिए सीतामढ़ी। कौन सा जिला? सीतामढ़ी। दूसरा मधुबनी, तीसरा सुपौल, चौथा अररिया, फिर उसके बाद देखिए 5वां किशनगंज, 6वां पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। मतलब ये सारे जिले, 7 जिले किससे लगे हैं? नेपाल देश से लगे हुए हैं, बिहार के जिले हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम पूर्वी पश्चिम बंगाल से लगने वाले जिलों की संख्या। याद रखिएगा इनसे जिले कितने लगते हैं? 3 लगते हैं पश्चिम बंगाल से। नेपाल से कितने लगते हैं? 7 लगते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, 7 लगते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं जिले? 8 जिले लगते हैं। झारखंड से कितने जिले लगते हैं? 8 जिले लगते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूर्वी पश्चिम बंगाल से देखिए पूर्व में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ठीक है। देखिए झारखंड में देखिए रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा,
जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है, इतने ज़िले लगते हैं। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िले रोहतास हैं, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, इतने ज़िले लगते हैं। तो आपको याद मुख्य रूप से करना है नेपाल में 7 ज़िले, पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले, झारखंड से 8 ज़िले और उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं सिंचाई के साधन, जो सिंचाई की व्यवस्था यहाँ की कैसी है, नदियाँ कौन सी है सबसे बड़ी, उसके बारे में देखेंगे। सबसे बड़ी नदी, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र क्या है, कितना है, 57%। किस क्षेत्र में, कृषि के लिए, ठीक है, 57%, ठीक है। आगे देखिए सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना यहाँ की क्या है, गंडक परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना, ठीक है। देखिए आगे देखिए लिखा है कुल सिंचाई में भाग प्रतिशतता क्या है, सबसे अधिक नलकूप से, किससे, नलकूप से, सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से, उसके बाद नहर से और उसके बाद तालाब व अन्य से। 63.9% नलकूप से सिंचाई होती है, नहर से 30.6% और तालाब व अन्य सुविधाओं से 5.5%। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूप से होती है बिहार में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कुल सीटें लोकसत्ता में, इसकी कुल लोकसभा में इसकी कुल कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें 6 हैं। ये याद रखिएगा, आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए कितनी हैं, 6 हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, यहाँ से क्या है, आरक्षित सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें, 6 सीटें, 6 जगह, 6 जिलों से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुल सीटें, ठीक है, कुल सीटें देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया कुल सीटें कितनी, 16। अब देखिए यहाँ पे जिला परिषद 38, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8416 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नगर निगम की संख्या, ठीक है, नगर निगम लिखा है, नगर निगम कितने हैं, 18 हैं। कितने, 18। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, ठीक है, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम और सहरसा, ये कितने हैं, 18 हैं। ये याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। चलिए तो ये 16 आप समझ रहे हैं, 16 सीटें क्या है, ये राज्यसभा की सीटें हैं। किसकी सीटें हैं, 16 राज्यसभा की, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 40 हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है राज्य विधायिका, ठीक है, विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, 243 हैं। याद रखिएगा 243। उसके बाद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं, 38 हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। ये भी कहाँ से हैं, कटोरिया और मनिहारी से, ठीक है, कटोरिया और मनिहारी से। देखिए आगे विधान परिषद, विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं, यहाँ पे 75 सीटें हैं। कितने सीटें हैं, 75 सीटें हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाने वाली है। देखिए लिखा है बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 729 किलोमीटर। याद रखिएगा बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है।
बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 5,947.84 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया 22 मार्च 1912। आप इसे याद रखिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा का गठन किया गया 22 मार्च 1912 को। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। संयुक्त बिहार और उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा क्या बने थे? बिहार राज्य, संयुक्त बिहार राज्य के राज्यपाल बने थे, पहले राज्यपाल। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बना, कब बना? 1920 में। कब बना? 1920 में बना। ठीक है, देखिए आगे देखिए। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। 20 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन 20 जुलाई 1937 को हुआ। 22 जुलाई 1937 को हुआ। ठीक है, 22 जुलाई 1937 को हुआ। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखिए जो आपको याद करने वाले हैं। लिखा है प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 में हुआ था। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 में हुआ था। और बिहार के नामकरण का कारण बौद्ध विहारों की अधिकता। आपको हमने पहले भी ये चीज़ बताई है कि बौद्ध बिहारों के मतलब कि बौद्ध के बहुत से मठ देखे जाने के कारण वहाँ का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, बिहार की ज्योतिमय आकृति है आयताकार, या कह सकते हैं ज्यामिति जो आकृति है वो कैसी है? आयताकार है। ठीक है, बिहार की ज्यामिति आकृति कैसी है? आयताकार है। कभी आपसे पूछे कि बिहार की आकृति कैसी है तो आप क्या बताएंगे? आयताकार है। बिहार से झारखंड पृथक किया गया 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, बिहार से झारखंड को पृथक किया गया 15 नवंबर 2000 में। और झारखंड को कितना क्षेत्र दिया गया? 46% भूभाग दिया गया। कितना प्रतिशत? 46। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो कितना भूभाग लेकर आया था? 46%। चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार का प्रशासनिक क्षेत्र। ठीक है, देखिए चंपारण, पश्चिमी चंपारण को हम क्यों याद रखेंगे इसलिए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ये जिला है। पश्चिमी चंपारण क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। गोपालगंज को हम याद क्यों रखेंगे? क्योंकि यह सर्वाधिक लिंगानुपात, यहाँ के लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक है। सबसे कम 10 की वृद्धि दर है, सबसे कम 10 की वृद्धि दर है गोपालगंज की। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, ये शिवहर है। ठीक है, शिवहर की विशेषता क्या है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, और इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, मतलब यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है घनत्व में। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि मधेपुरा में देखिए सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। और देखिए सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षरता, सहरसा में महिला साक्षरता सबसे न्यूनतम है। ठीक है, चलिए आगे ये देखते हैं पटना। ये कौन सा जिला है? पटना है। पटना में देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन है। ठीक है, महानगर है पटना। ठीक है, सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये देखिए पुड़िया का अब देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। पुड़िया क्या है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता। यह पुड़िया जो है न्यूनतम साक्षरता है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी है पुड़िया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कैमूर में देखिए, कैमूर में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 488। यहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है न्यूनतम। ठीक है,
जनघनत्व कहेंगे इसे, जनसंख्या नहीं जनघनत्व, ठीक है। सबसे कम कहाँ है, कैमूर में है। उसके बाद देखिए रोहतास में जस्ट इसका अपोजिट है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है, रोहतास में है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी है रोहतास, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी कहाँ है, रोहतास में है, ठीक है। रोहतास में साक्षरता के मामले में बिहार में सबसे अच्छा जिला कौन सा है, रोहतास है, ठीक है। शेखपुरा को देखिए, शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा, ठीक है। अब देखिए मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ये कौन सा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है ना। आप इसे याद रखिएगा, इसीलिए आपको हम ये मैप के माध्यम से समझाएं, एक एक पॉइंट आप अच्छे से इसे देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, बिहार की अभी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्रागैतिहासिक कालीन बिहार, पूर्व पूरा पाषाण काल में मुंगेर, नालंदा और पश्चिमी चंपारण को पहले वाल्मीकि नगर कहा जाता था, ठीक है, पूरा पाषाण काल में। अब देखिए नौ पाषाण काल के अंतर्गत चिरांद पहले बोला जाता था, अब सारण्य बोला जाता है। चेचर पहले बोला जाता था, अब क्या, वैशाली बोला जाता है। सेनुआर पहले बोला जाता था, अब क्या, रोहतास बोला जाता है। ताराडी को गया बोला जाता है, अब मनेर को पटना बोला जाता है। ये नौ पाषाण युग के समय के नाम हैं जिन्हें वर्तमान में हम इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ताम्र पाषाण युग के समय में यह जो क्षेत्र हैं इसके नाम आप जानते रहिए, ताराडी, सोनपुर, मनेर, सेनुआर, चिरांद, चेचर, मांझी, ठीक है। ताम्र पाषाण युग में ये जो क्षेत्र हैं 3, 3, 6, 7 क्षेत्र थे, ठीक है। देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार की स्थित महाजनपद, बिहार में जो जनपद स्थित थे उसके बारे में आप देखिए। अंग, पहला जनपद अंग, प्रथम उल्लेख इसका कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। और अंग की राजधानी क्या थी, मालिनी अंग की राजधानी थी, कभी कभी चंपा, चेनप्पो अन्य नाम से भी हम इसको जानते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, कि जो ये अंग है यह भागलपुर और मुंगेर, आधुनिक स्थिति इसकी है कि भागलपुर जिला और मुंगेर जिला को मिला दिया जाए तो अंग राज्य उस समय का था, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो राज्य था वह था वज्जी, जो वज्जी संघ था महाजनपद का। यह देखिए इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी, आधुनिक बसाड़, ठीक है, वैशाली। संस्थापक नाभानेदिष्ट या नमोदिष्ट, इसके संस्थापक वज्जी संघ के संस्थापक नाभानेदिष्ट, ठीक है। 8 जनों का संघ, ये कितने जनों का संघ है, 8 जनों का संघ था। वज्जी, लिच्छवी, घ्यात्रिक, विधेय, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु, ठीक है। बस इतना आप जानिए कि 8 जनों का ये संघ था। वज्जी संघ कितने जनों का था, 8 जनों का यह संघ था। इसके संस्थापक नाभानेदिष्टि, ठीक है। इसकी राजधानी वैशाली। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। देखिए आगे चलिए, देखिए मगध को ही हम बिहार कहते हैं आज के समय में। इसका भी प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, अथर्ववेद में। अब आपसे कोई पूछे अंग का उल्लेख कहाँ मिला है, अथर्ववेद में। मगध का उल्लेख कहाँ मिला है, अथर्ववेद में, ठीक है। संस्थापक इसके कौन थे, बृहदत्त थे, ठीक है। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरि ब्रज राजगीर थी। अब परिवर्तित राजधानी क्या हुई थी, पाटलिपुत्र हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो वंश चला, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। हर्यक वंश, बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व में इनका वैवाहिक संबंध कौशल की राजकुमारी महाकौशल, ठीक है, प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है, उनसे इनका विवाह हुआ था। वैशाली की राजकुमारी चेलना चेटली की पुत्री, ठीक है।
वैवाहिक संबंध का जो था, इतने लोगों से था वैवाहिक संबंध। मद्रकुल की राजधानी क्षेमा, ठीक है, 3 आप याद रखिएगा, ठीक है। एक चेलना चेटक की पुत्री थी, एक मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा, ठीक है, एक महाकौशल राजकुमारी महाकौशल प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। बिंबिसार ने जो अपनी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजवैद्य, ठीक है, ये जीवक काश्य संहिता की रचना किए। जीवक जो हैं ये किसकी रचना किए हैं? काश्यप संहिता की रचना किए हैं। उपाधि इन्हें कौन सी मिली है? श्रेणी, ठीक है। जीवक को श्रेणी की उपाधि बिंबिसार के समय में मिली है। सेना में पहली बार हथियारों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। अंग नरेश बृहदत्त पर विजय प्राप्त कराया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अजातशत्रु के बारे में देखिए। 492 से 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु चंपा का प्रांतपाल विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से, देखिए वजीरा, इनका विवाह किससे हुआ है? वजीरा से हुआ है, ठीक है। अन्य नाम क्या था? कुड़िक। अजातशत्रु का नाम क्या था? कुड़िक। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी इन्हीं काल में, वैशाली पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। देखिए 16 वर्षीय युद्ध, महाशिलाकंठक व रथमूसुलक अस्त्र का प्रयोग, अजातशत्रु की कूटनीतिज्ञ वस्कार एवं सुनीद मखली पुत्र गौशाल की मृत्यु, इसी के समय की ये घटनाएं हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए उदायन का समय काल देखिए, 460 से 444 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र की स्थापना, पुराना नाम कुसुमपुर, पुराना नाम क्या था इसका? कुसुमपुर। अब पाटलिपुत्र की स्थापना की। राजधानी का राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरण किया, मतलब जो राजगृह राजधानी थी, ठीक है, उसका क्या कर दिया? स्थानांतरण कर दिया पाटलिपुत्र की जगह। उत्तराधिकारी अनिरुद्ध हुआ इसका, मुंडक नागदशक, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए शिशुनाग वंश, नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल, संस्थापक शिशुनाग, ठीक है। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र से क्या हो गई? वैशाली। मगध की राजधानी क्या हो गई? वैशाली हो गई। किसने किया? शिशुनाग ने किया। चलिए देखिए, अवंती, वश एवं कौशल का मगध में विलय, ये तीनों जनपदों का क्या कर दिया उसने? मगध में मिला लिया, ठीक है। फिर अगला जो शासक आया वो कालाशोक। कौन आया? कालाशोक आया। अन्य नाम इसका काकवर्ण होता है, अन्य नाम काकवर्ण। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति? द्वितीय बौद्ध संगीति। अंतिम शासक नंदीवर्धन, ठीक है। अंतिम शासक कौन था शिशुनाग का? नंदीवर्धन था। पंचमंक भी उसे कहते थे, पंचमंक, ठीक है। चलिए नंद वंश देखिए, संस्थापक महापद्म नंद, उपाधि महामग, महापद्मिग उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वक्षत्रांतक, उपरूप परशुराम, द्वितीय परशुराम, कली का अंश। आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है नंद वंश, संस्थापक महापद्म नंद, ठीक है। इसके अनेक उपाधियों के बारे में हमें बहुत खास जानने की जरूरत नहीं है। ये जानना जरूरी है कि इसके मंत्री कौन थे? कल्पक थे। कौन थे मंत्री? कल्पक थे महापद्म नंद के। विजय इसने कौन कौन सी पाई थी? देखिए इच्छाकु, पंचांग, काशे, कुरु, सूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, हय, अश्मक, इस पर इसने विजय प्राप्त की थी। कलिंग से जिनकी मूर्ति उठा लाया हथिगुम्फा अभिलेख, ठीक है, हथिगुम्फा अभिलेख। देखिए कुल शासक कितने थे? 9। उग्रसेन, ठीक है। फिर कौन था? पांडुक, पांडुगति, भूतपाल,
गोविशाड़क, कैवर्त, ठीक है, राष्ट्रपाल, 10 सिद्धक, और फिर कौन आ गया अंतिम में, घनानंद था। कौन था, घनानंद। चलिए आगे देखते हैं घनानंद के बारे में। अंतिम शासक घनानंद था। इसका अन्य नाम भी है अग्रमीज, उग्रसेन, जैंद्रमीज, ठीक है। सेनापति इसका कौन था, मददसाल, मंत्री सकटाल, ठीक है। सिकंदर का ये समकालीन था। सिकंदर के समकालीन शासक कौन था, घनानंद था, ठीक है। चलिए अब देखिए मौर्य वंश। मौर्य वंश पे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इसके शासक थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इनके मंत्री कौन थे, चाणक्य थे, प्रधानमंत्री थे चाणक्य। अन्य नाम इनका सिंड्रोकोटस भी कहा जाता है, एंड्रोकोटस भी कहा जाता है, सेंड्रोकोप्टस भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। मृत्यु इनकी श्रवणबेलगोला में हुई थी, ठीक है, सलेखना द्वारा। राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक है। चलिए देखिए चंद्रगुप्त सेलुकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में स्थापना सिंधु नदी के किनारे। जो युद्ध हुआ सेलुकस 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में जो युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था, सिंधु नदी के किनारे हुआ था। परिणाम चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। सेलुकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। सेलुकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ। सेलुकस की पुत्री जो थी हेलेना, उससे क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। आपसे प्रश्न पूछेगा मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, एक राजदूत बनकर सेलुकस निकेटर का, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त द्वारा सेलुकस से प्राप्त क्षेत्र, देखिए हेरात, कांधार, मकरान और काबुल, ये चारों क्षेत्र सेलुकस निकेटर से प्राप्त हुए थे। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सेलुकस निकेटर ने कौन कौन से क्षेत्र को दिया, हेरात को दिया, कांधार को दिया, मकरान को दिया और काबुल को दिया, ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, वो बिंदुसार था, 298 से 273 ईसा पूर्व। पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। माता दुधरा थी, ठीक है। पत्नी धम्मा या सुभद्रांगी, ठीक है। मंत्री कौन थे इनके समय में भी, चाणक्य ही थे। कौन थे, चाणक्य थे। खल्लाटक भी इनके मंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिंदुसार का नाम, बिंदुसार के जो नाम थे के नाम पुराण में भद्रसार, बारिसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन, यूनानी में, चीनी में यूनानी अमित्र चेटस, अमित्रोचेडिज, ठीक है, यूनानी में बिंदुपाल, चीनी में, संस्कृत में मित्रघात। मित्रघात, हमें इतने नाम जानने की बहुत खास जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा मोड़ा इसको जानते रहिएगा। भद्रसार किसको कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है। मित्रघात किसे कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है, ठीक है, ये जानते रहिए। सिंहसेन किसे कहा जाता है, ये प्रसिद्ध नाम है जिसको आप जानते रहिए, बिंदुसार को, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अशोक 273 से 230 ईसा पूर्व में किसका शासन था, अशोक का था। अशोक के पिता कौन से, बिंदुसार थे। इनकी माता कौन थी, सुभद्रांगी थी, ठीक है। माता के अन्य नाम भी थे धम्मा, ठीक है। इनकी पत्नी कौन थी, देवी, पद्मावती, ठीक है, कारुवाकी, ठीक है। और देखिए माता के भी अन्य नाम थे धम्मा, पासादिका, जनपद कल्याणी। पुत्र कौन थे, जालोक, महेंद्र, तीवर, कुड़ाल, और भी पुत्र थे इनके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनकी पुत्री देखिए सुंगमित्रा, चारुमती, और इनकी मंत्री जो थे वो राधा गुप्त थे। मंत्री कौन थे, राधा गुप्त थे। अशोक के नाम, अशोक वर्धन विष्णु पुराण, शुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में मिलता है, ठीक है। शुद्ध
बुद्ध शाक्य किस में मिलता है, मास्की अभिलेख में मिलता है। मगधाधिराज, ठीक है, बाबरू लेख में मिलता है, ठीक है। इनके नाम हैं, ये इतने सारे नामकरण हैं अशोक के, ठीक है। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख में मिलता है। ये जितने इनके विष्णु पुराण है, मास्की अभिलेख है, जितने भी लेख हैं उनमें अन्य अन्य नामों से अशोक को जाना जाता है। रान्यो अशोक कहा गया, कहाँ पे, कंगनहली में, ठीक है, कंगनहली में, ठीक है। देखिए उसके बाद देवनापी प्रियदर्शी, रुमिनदेही में ऐसा मिला है। महाराज कुमार नाम से भी इनका नाम मिला है। अशोक मास्की गुर्जन, ठीक है, नैतूर उड़ेगोलन लेख, अशोक के अभिलेख, खोजकर्ता टी पैंथलर 1750 ईस्वी। टी पैंथलर, अशोक के अभिलेख जो हैं उसके अभिलेख को खोजने वाला कौन है, टी पैंथलर। कब खोजा था, 1750 ईस्वी में। सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को। देखिए जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा है और इसकी खोज किसने की है, टी पैंथलर ने की है 1750 ईस्वी में। आगे देखिए अशोक के अभिलेखों की लिपि। इसके अशोक की जो अभिलेख लिखे गए थे उसकी लिपि क्या थी, अराई माइक, ठीक है। उसके बाद खरोष्टी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मणी या ब्राह्मी, द्विभाषिक लिपि थी, ठीक है। भाषा में इन्हें हम बोलते हैं कि प्रकृति भाषा का ये बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे अशोक, किसकी, प्राकृत भाषा का। लेकिन खरोष्टी का भी मिलता है, अरामाइक का भी मिलता है, ब्राह्मी का भी मिलता है, द्विभाषिक भी मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछे अशोक का लेख या भाषा क्या थी तो प्रकृति भाषा थी, ठीक है। चलिए बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख, लघु शिलालेख सासाराम। स्तंभ लेख में देख लीजिए, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में ये मिला है। लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में मिला है। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना। अब आगे देखिए गुहा लेख अशोक के, बराबर पहाड़ी गया में मिला है, ठीक है। खोजकर्ता कौन है, हैरिंगटन 1785 में। कब खोज किया था, 1785 में। अशोक कालीन विदेशी शासक, अशोक के समय विदेशी शासक कौन थे, एंटियोकस, भारतीय नाम में इसे अंतियोक कहा गया। देश थे सीरिया, सीरिया का ये राजा था, ठीक है। देखिए एंटियोकस सीरिया का क्या था, राजा था। भारतीय नाम में तुर्मय, ये देखिए टालमी फिलाडेल्फ्स, ठीक है। देश कहाँ के थे, ये मिस्र के थे। तुर्मय जो टालमी था अशोक के शासनकाल के समय ये थे यहाँ पे, क्या भारतीय नाम में अंतियोक कहा गया एंटियोकस को, और टालमी थे, ठीक है, दो लोगों को। अब देखिए एंटिगोनस, ठीक है। एंटिगोनस जो था उसे अंतकीनी, मतलब अशोक के शासनकाल के समय ये सब विदेशी लोग थे। मगस, देखिए देश मकदूनिया के ये थे। मगस भारतीय नाम में मग कहा जाता था इन्हें, ये साइरिन या सीरीन के थे, ठीक है। आगे देखिए अलेक्जेंडर भारतीय नाम में अलेक्सुंदर एपिरस, ये इसके दरबार में थे, मतलब इसके समय में थे, शासनकाल के समय में थे, ठीक है। मौर्यकालीन प्रांत व राजधानी, मौर्यकालीन के समय उसकी राजधानी और प्रांत कौन कौन से थे, देखिए उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती उज्जैनी महिष्मती, दक्षिणापथ सूर्यगिरी, प्राची पाटलिपुत्र, कलिंग तोसली, ठीक है। चलिए आगे देखिए ये जितना प्रांत है, ठीक है, ये प्रांत है, इन प्रांतों की राजधानी आप देख ही लिए, तोसली है कलिंग की, प्राची की पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ की सूर्यगिरी, अवंती की उज्जैनी या उत्तरापथ की तक्षशिला।
आगे देखते हैं। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, 2 अश्वमेघ यज्ञ पुरोहित पतंजलि, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। शुंग वंश में संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। उपाधि सेनानी औदभिज कौशलाधिप। ठीक है, चलिए देखिए इनका विवरण देख लीजिए। कुल शासक इस वंश में, शुंग वंश में 10 हुए। अंतिम शासक देवभूति थे, किसके? शुंग वंश के अंतिम शासक। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कराया। ठीक है, इसमें कुल कितने शासक हुए? 10 शासक हुए। अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। आगे हैं कर्णवंश, संस्थापक वासुदेव कर्णवंश के। अंतिम मुगल शासक देवभूति की हत्या, अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या। अंतिम शासक सुशर्मा। कर्णवंश का संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा। इसके बाद आता है ब्राह्मण वंश। ठीक है, ब्राह्मण वंश में आप देखिए कुल शासक कितने हैं? 4 हैं, वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र, सुशर्मा। तो वासुदेव, ठीक है, फिर सुशर्मा। चलिए आगे देखिए। पाल वंश युगीन बिहार, पाल वंश युगीन बिहार। संस्थापक गोपाल, ठीक है, और मगध का अधिकार। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में। उपाधि उत्तरापथ स्वामी। विक्रमाशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना। आप याद रखिएगा, धर्मपाल ने विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोमपुरी विहार का निर्माण, सोमपुरी में विहार का निर्माण। देवपाल का भी देखिए, जो मुख्य चीज़ है, इसने राजधानी बनाई मुंगेर को। प्रतिहार शासक मेरी भोज पर विजय। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण। ठीक है, आगे देखिए। नालंदा का प्रधानाचार्य आचार्य वीरदेव। मगध का उत्तर गुप्त वंश, राजधानी पाटलिपुत्र। मगध में कृष्णगुप्त थे संस्थापक और असफल शिलालेख थे अभिलेख। ठीक है, इनके अभिलेख क्या थे? अपसर लेख। ठीक है, आगे देखिए। सेन वंश, देख रहे हैं, सेन वंश। संस्थापक सामंत सेन। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विजय सेन। कर्नाटवंशी नान्यदेव पर विजय। बल्ला सेन दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना किया। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। दरबारी कवि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, इनके क्या थे? दरबारी कवि थे। बख्तियार खिलजी द्वारा पराजित। सेन वंश सामंत या अंतिम शासक लक्ष्मण सेन, वो क्या हो गया? बख्तियार खिलजी से पराजित हो गया। मिथिला का कर्नाट वंश, नान्यदेव संस्थापक थे। पालवंशी रामपाल का समकालीन थे। उपाधि कर्नाट कुलभूषण। राजधानी जो वर्तमान में नेपाल है सिमरावगढ़ था। ठीक है, प्रमुख शासक नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी को नजराना दिया ये नरसिंह देव ने। बहुत शक्तिशाली शासक था बख्तियार खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक था। पंजी प्रबंध का विकास। मिथिला का स्वर्ण युग। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, करंट अफेयर के अंतर्गत हम अब तक 2023 में जून तक जितने भी उत्सव मनाए गए हैं और महोत्सव मनाए गए हैं उसके बारे में क्रमशः हम अध्ययन करेंगे और जून से लेकर जनवरी तक के जितने भी उत्सव हर महीने में मनाए गए हैं उन सारे महीने वाइज हम उत्सव को तैयार करेंगे। चलिए एक बार इसे हम देख लें। जून के महीने 2023 में जून में जो सारे उत्सव और महोत्सव मनाए गए हैं, पहला जो है लाभार्थी उत्सव। देखिए, लाभार्थी उत्सव राजस्थान सरकार ने मनाया है, लाभार्थी उत्सव राजस्थान सरकार, ठीक है। दूसरा है बिहू उत्सव। बिहू उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, लैवेंडर महोत्सव, ठीक है। लैवेंडर महोत्सव यह जम्मू कश्मीर में कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है लैवेंडर महोत्सव, ठीक है। लाभार्थी उत्सव मनाया गया राजस्थान में, बिहू कुह उत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? कोलकाता में, ठीक है। याद रखिएगा, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कृषि त्योहार राजा महोत्सव। कृषि त्योहार राजा महोत्सव कहाँ पे? उड़ीसा में। याद रखिएगा, जून में हमारे ये सारे महोत्सव थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 महोत्सव, कहीं कहीं 7 महोत्सव, ऐसे ही महोत्सव मनाए गए हैं। तो आपको हर महीने का महोत्सव याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, मई 2023 के सारे उत्सव महोत्सव। देखिए, मई 2023 के सारे उत्सव और महोत्सव। देखिए, मोनलम चेनमो उत्सव। मोनलम चेनमो उत्सव यह लेह में कहाँ मनाया गया है? लेह में मनाया गया है, ठीक है। अगला देखिए, न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार। देखिए, न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार, ठीक है, किसे मिला है? शेफाली शाह और जयदीप अहलावत, ठीक है। जयदीप अहलावत को मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? बैसाखी है। देखिए एक बार, सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? यह बैसाखी है, ठीक है। चलिए आगे चलिए देखते हैं। अप्रैल महीने का महोत्सव। अप्रैल 2023 के सारे उत्सव और महोत्सव का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 4 हैं जिसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में जरूर महोत्सव से एक प्रश्न बनता है। माघी मेला उत्सव। माघी मेला उत्सव पंजाब में, ठीक है। कहाँ पे मनाया गया? पंजाब में। बिजली उत्सव। बिजली उत्सव कहाँ पे है? असम में। याद रखिएगा, असम में, ठीक है। और अगला देखिए, बैसाखी महोत्सव इंपॉर्टेंट है। ये बैसाखी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। थावे उत्सव। थावे उत्सव कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। थावे उत्सव कहाँ पर? बिहार में। अब देखिए, ये 4 उत्सव, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अप्रैल के उत्सव हैं, ठीक है। अब देखिए, मार्च के उत्सव। 2023 मार्च में जो उत्सव महोत्सव मनाए गए हैं उसके बारे में देखिए। भूमचू उत्सव। कौन सा? भूमचू उत्सव, यह सिक्किम मनाया गया है। कहाँ पे? सिक्किम में उत्सव मनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ताज महोत्सव। देखिए, ताज महोत्सव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। ताज महोत्सव, ठीक है। ताजमहल है आगरा में, तो वहीं पे ताज महोत्सव मनाया गया है। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में मनाया गया है। कहाँ पे? असम में, ठीक है। चलिए देखिए, फूलदेही उत्सव। फूलदेही उत्सव उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। देखिए, यशांग उत्सव, ठीक है। यशांग उत्सव मणिपुर में। कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। चलिए, ये हमारा मार्च का उत्सव था जिसमें अभी आपको मैंने बताया 7 मैक्सिमम होंगे, तो अभी इसमें 7 उत्सव हैं, ठीक है, मार्च में। अब चलिए देखते हैं हम लोग फरवरी का उत्सव, ठीक है। देखिए,
फरवरी का उत्सव, ठीक है। देखिए खादी उत्सव मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में। ममानी उत्सव कहाँ पे? लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में ममानी उत्सव, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल एमपी में, ठीक है, एमपी की राजधानी भोपाल में। प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रकृति और पक्षी महोत्सव कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आदि महोत्सव दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। फरवरी में ये जो हमारे 6 महोत्सव हैं, इसे आप देखिए तो राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो इसका हम PDF भी टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जनवरी के महोत्सव आप देख लीजिए, जो जनवरी से लेकर जून का भी हमने कराया था, जून, मई, उसके बाद अप्रैल, फिर मार्च, फिर फरवरी, अब ये जनवरी का महोत्सव है, ठीक है। देखिए बाजरा उत्सव गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, वहाँ पे ये मनाया गया। जल्लीकट्टू खेल उत्सव तमिलनाडु में, कहाँ पे मनाया गया? ये तमिलनाडु में। सारंग उत्सव IIT मद्रास में। सारंग उत्सव कहाँ मनाया गया? IIT मद्रास में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में, देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे? कर्नाटक में। चेरचेरा महोत्सव कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। चेरचेरा महोत्सव कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है ना। हमें यह देखने के बाद पता चला कि जो भी सारे महोत्सव हैं, आप देखिए अभी जनवरी से लेके, ठीक है, हम लोग जनवरी से लेके जून तक के सारे महोत्सव हम लोगों ने देखा। और ये जो सारे महोत्सव हैं, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।